बच्चों, आज दिनांक 5/8/2024 को क्लास 11th का इकोनॉमिक्स विषय का वीकली टेस्ट जेसीईआरटी द्वारा लिया गया। ऑफिशियल आंसर जारी हो गया है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था, सांख्यिकी के जनक कौन है। तो सांख्यिकी के जनक जो है वो गॉटफ्राइड आकेनवाल है। कहीं कहीं एचेनवाल भी लिखा रहता है, वो भी सही है। तो इनका सांख्यिकी के जनक आपके हो गए गॉटफ्राइड आकेनवाल। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की चुनाव व दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। तो चुनाव व दुर्लभता संबंधी परिभाषा 1932 में न्यूलैंड चार्ल्स रॉबिन्स ने दी थी। ये आपका अर्थशास्त्र का चुनाव व दुर्लभता संबंधी परिभाषा चार्ल्स रॉबिन ने दी। यही यदि इसके जगह पर कल्याण संबंधी परिभाषा रहता तो मार्शल हो जाता उसका आंसर, और यदि धन संबंधी परिभाषा रहता तो आपका एडम स्मिथ हो जाता, और चुनाव का समस्या या सतर्कता का समस्या संबंधी अगर परिभाषा रहता तो पॉल सैमुअल्सन हो जाता। आगे बढ़ते हम लोग। सांख्यिकी को परिभाषित किया गया है। तो सांख्यिकी को जो परिभाषित किया गया है एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में, दोनों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। तो भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्षों में की जाती है। इस बार जब 10 वर्ष भारत का पूरा था तो उस समय कोरोना आ गया था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाई है। अगला है, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1907 ईस्वी को हुई थी। जब किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं को बेचा जाता है तब यह व्यक्ति क्या कहलाता है। जो बेचने का काम करता है उसको हम लोग विक्रेता कहते हैं, और जो खरीदने का काम करेगा उसको हम लोग क्रेता कहेंगे, और जो खरीदता है उसको हम लोग उपभोक्ता भी कहते हैं। जो वस्तुओं का उपभोग करता है उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। जो सामान बनाता है, फैक्ट्री में बनवाता है, उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। तो यहाँ आपका सवाल है, वस्तु को जो बेचता है तो उसको हम लोग विक्रेता कहेंगे। छठा का सी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भू राजस्व की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। तो आपका तीनों पद्धति प्रचलित थी, इसलिए डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आठवां है, आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, 32 वर्ष। जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 32 वर्ष। नौवां है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है धन कमाना। मतलब हम लोग धन कमाने के उद्देश्य से जो काम करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो शौक के लिए गाना गाना, उसे तो पैसा नहीं मिलेगा। माँ के द्वारा शिशु का पालन करने में भी पैसा नहीं मिलेगा, और डॉक्टर यदि फ्री इलाज करता है तो उसके बदले उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरा सही आंसर बी हो जाएगा, कंपनी में कार्य करना, इसके बदले हमको वेतन मिलेगा, मतलब पैसा प्राप्ति होगी। तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 है, अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र को प्रायः बांटा गया है। तो उपभोग, उत्पादन, वितरण, ये सभी भागों में बांटा गया है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आंकड़ा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आंकड़ा का दो परिभाषा दिया गया है। पहला है, विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध संख्याओं का समुच्चय आंकड़े कहलाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम व्यवस्थित रूप से रखेंगे और क्रमबद्ध रूप में उसको सजाएंगे तो वो डाटा मेरा आंकड़ा कहलाएगा। या फिर आप ये परिभाषा भी दे सकते हैं कि आर्थिक तथ्यों का संख्याओं के रूप में प्रदर्शन आंकड़े कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग को उपभोग कहते हैं। मतलब जो वस्तु और सेवा हम उपभोग, जैसे कमीज पहन रहे हैं, पाव रोटी खा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। तो वस्तु और सेवाओं के प्रयोग को उपभोग कहते हैं, और जिस व्यक्ति द्वारा वस्तु और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, सांख्यिकी में अपनाई गई विधियों को एक वचन रूप में लिखे। तो
सांख्यिकी एक वचन में अपनाई जाने वाली विधियां है। पहला, आंकड़ों का संकलन, मतलब आंकड़ों को जो हम लोग जमा करते हैं। दूसरा है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, मतलब आंकड़ों को हम लोग जो व्यवस्थित रूप में करते हैं। फिर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को हम लोग चित्र के माध्यम से या डंडा लेख के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चौथा है आंकड़ों का विश्लेषण और पांचवा है आंकड़ों का निर्वचन। 14 आर्थिक क्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जो धन प्राप्ति के लिए की जाती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए बाजार में बेचने के लिए सब्जी उगाना, किसी कंपनी या संस्था में कार्य करना, बच्चों के पालन के लिए दाई का काम करना, ये सभी आर्थिक काम या आर्थिक क्रिया है। 15 है आधारिक संरचना क्या है, विस्तार में समझाएं। तो आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना उसे कहते हैं जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है। अन्य शब्दों में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने के लिए जिन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है आधारिक संरचना कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि के लिए आधारभूत संरचना खाद, बेहतर सिंचाई व जुताई के साधन, कम नुकसानदायक कीटनाशकों की उपलब्धता से होती है। वहीं उद्योग के संदर्भ में आधारभूत संरचना में अच्छी सड़क, पेयजल, बिजली, सुरक्षा आदि है। जबकि किसी स्कूल के लिए आधारभूत संरचना है भवन, बिजली, सुरक्षित पेयजल, शौचालय, अच्छे अध्यापक, पुस्तकें एवं पठन पाठन का माहौल से होता है। तथा किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आधिकारिक संरचना बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास से होता है। और लास्ट क्वेश्चन था, सरकार द्वारा सांख्यिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, विस्तार से समझाएं। तो सरकार द्वारा सांख्यिकी का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहला, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी का महत्व हमारे जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, लगभग सभी जगह। आर्थिक क्षेत्र के लिए सांख्यिकी रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं रहने पर शरीर लगभग मृतप्राय हो जाएगा, उसी प्रकार बिना सांख्यिकी के सहयोग लिए आर्थिक क्षेत्र मृतप्राय हो जाएगा। सरकार को उन्हीं आंकड़ों की सहायता से राजकीय आय व्यय, जनसंख्या, सैन्य शक्ति, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था, आयात निर्यात, भुगतान संतुलन, प्रति व्यक्ति आय एवं कल्याणकारी योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन करती है। अगला है सामाजिक क्षेत्र में भी सांख्यिकी का कम योगदान नहीं रहा। सरकार को सांख्यिकी माध्यम से ही समाज के शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत संरचना, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि एवं उनके रहन सहन का स्तर तथा किसी क्षेत्र के प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जो नीति निर्माण में सहायक होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र ही किसी राष्ट्र का नींव बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्र किस दिशा में जाएगा। इसमें भी सांख्यिकी का योगदान कम नहीं है। किसी नेता के लोकप्रियता की जानकारी, किसी पार्टी के वोट प्रतिशत की तुलना, नए वोटों की संख्या में वृद्धि, वर्तमान में चुनाव के परिणाम के पूर्व एग्जिट पोल सांख्यिकी की सहायता से ही संभव हो पाता है। एवं प्रत्याशियों के बूथ वाइज आंकड़े उपलब्ध कराना जो कि उनके मूल्यांकन के आवश्यक होते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आज जीवन के सभी पहलुओं में सांख्यिकी का महत्व है। व्यक्तियों को अपने अपने रसोई घर से लेकर पठन पाठन, रहन सहन एवं कारोबार आदि सभी जगह सांख्यिकी की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों, ये जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।